हम एक ऐसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो मुझे लगता है हम सबको कहीं ना कहीं परेशान करती है। हम कोई नई चीज़ सीखना शुरू तो करते हैं बड़े जोश से, पर कुछ ही दिन में या हफ्तों में वो जोश निराशा में बदल जाता है और हम उसे छोड़ देते हैं। ये एक बहुत ही आम लेकिन जरूरी सवाल है और इसका जवाब शायद हमारे काम करने के तरीके में नहीं बल्कि हमारी सोच में छिपा है। हाँ, मतलब हमारी मानसिकता में। बिल्कुल। आज हम थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड के कुछ विचारों की मदद से इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। किताब का जो मूल तर्क है वो ये है कि हम मंजिल पर पहुंचने के लिए इतने बेचैन रहते हैं कि सफर का मजा लेना ही भूल जाते हैं। और आज हमारी पड़ताल का मकसद यही है कि इन विचारों को किताब के पन्नों से निकालकर अपनी असली जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें, ये समझें। एकदम सही। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। लेखक ने अपनी एक गोल्फ क्लास का किस्सा सुनाया है जो मुझे लगता है पूरी कहानी की नींव रखता है। उन्होंने बताया कि उनके ज्यादातर छात्र पहले ही दिन से एक परफेक्ट शॉट मारना चाहते थे। हाँ। वो अभ्यास की सैकड़ों घंटों की मेहनत को छोड़कर सीधे नतीजे पर, मतलब रिजल्ट पर पहुंचना चाहते थे। ये सोच बहुत जानी पहचानी लगती है ना। बिल्कुल। और यहीं से प्रक्रिया बनाम परिणाम का जो मुख्य विचार है वो शुरू होता है। स्टर्नर कहते हैं कि हमारा समाज, खासकर वेस्टर्न कल्चर, हमें लगातार नतीजों के लिए ही सराहता है। जैसे स्कूल में अच्छे ग्रेड्स, ऑफिस में सेल्स टारगेट। हाँ, सोशल मीडिया पर लाइक्स, हर चीज का मूल्यांकन उसके अंतिम परिणाम से होता है। और इस वजह से जो प्रक्रिया उस परिणाम तक ले जाती है वो हमें एक बोझ लगने लगती है, एक ऐसी बाधा जिसे बस किसी तरह पार करना है। लेकिन इसमें कुछ गलत है क्या? मतलब हम सब अपनी जिंदगी आसान बनाना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी सफल होना चाहते हैं। अगर कोई शॉर्टकट है तो उसे क्यों ना लिया जाए? देखिए, खतरा दोहरा है। पहला तो ये कि जब हमारा पूरा ध्यान सिर्फ मंजिल पर होता है तो पूरा सफर तनाव और चिंता से भर जाता है। हर गलती एक नाकामी लगने लगती है। सही कहा। और दूसरा, हम सीखने के आनंद को ही खो देते हैं। किताब में जापान के एक कर्मचारी का बहुत अच्छा उदाहरण है जो पियानो की साउंडिंग प्लेट बनाता है। अच्छा। उसका लक्ष्य दिन में 10 प्लेट बनाना नहीं है, उसका लक्ष्य है एक परफेक्ट प्लेट बनाना। उसका जो संतोष है, जो सुकून है, वो उस एक प्लेट को बनाने की प्रक्रिया में है, गिनती में नहीं। मतलब जब प्रक्रिया ही इनाम बन जाती है तो नतीजा अक्सर उम्मीद से बेहतर ही होता है। ये दिलचस्प है। लेखक ने अपने स्कूल के दिनों का भी जिक्र किया है जहां उनके दोस्त गणित की क्लास में सीखने के बजाय नकल करने पर ज्यादा ध्यान देते थे। हाँ, क्योंकि उनका लक्ष्य गणित समझना था ही नहीं, बस परीक्षा पास करना था। बिल्कुल। उन्होंने परिणाम यानी अच्छे ग्रेड को प्रक्रिया यानी सीखने से ज्यादा महत्व दिया। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम खुद को सिर्फ एक सतही ज्ञान तक सीमित कर लेते हैं। असली महारत तो प्रक्रिया में डूबने से ही आती है। ठीक है, तो अगर ये मान ले कि नतीजों पर हमारा इतना ज्यादा ध्यान ही समस्या की जड़ है, तो इसका एक बड़ा हिस्सा परफेक्शन या पूर्णता की तलाश भी है। हम अपने मन में एक आदर्श तस्वीर बना लेते हैं कि सफलता ऐसी दिखनी चाहिए। और जब तक हम वहां नहीं पहुंचते हम खुद को अधूरा महसूस करते हैं। हाँ, आपने बहुत सही पकड़ा। लेखक इसे परफेक्शन का भ्रम कहते हैं। और इस भ्रम को हमारी जो विज्ञापन की दुनिया है वो खूब हवा देती है। अच्छा, वो कैसे? वो हमें लगातार दिखाते हैं ना कि एक खास गाड़ी, एक खास घर या एक खास क्रीम हमारी जिंदगी को परफेक्ट बना देगी। हम उस काल्पनिक आदर्श का पीछा करते रहते हैं और वर्तमान की हकीकत से हमेशा असंतुष्ट। किताब में इस भ्रम को तोड़ने के लिए एक फूल का रूपक दिया गया है जो मुझे बहुत सुंदर लगा। हाँ, और वो रूपक सुनने में जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा है। एक फूल अपने विकास के हर चरण में परफेक्ट होता है। वाह। जब वो एक बीज होता है तब भी वो एक परफेक्ट बीज है, जब वो अंकुरित होता है तब भी वो एक परफेक्ट अंकुर है, और जब वो पूरी तरह खिल जाता है तब भी वो परफेक्ट है। बिल्कुल। परफेक्शन कोई अंतिम पड़ाव या डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये तो असल में ग्रोथ माइंडसेट वाली बात हो गई। हाँ, ये उसी विचार से सीधे जुड़ता है। परफेक्शन एक फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी है, एक अंतिम पड़ाव, जबकि प्रक्रिया पर ध्यान देना ही ग्रोथ माइंडसेट है। ये मानना कि हम हमेशा विकास कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ये मान लें कि परफेक्शन एक सफर है, मंजिल नहीं, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हमें अधीर होने की जरूरत नहीं है। पर धैर्य रखना, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। लेखक के अनुसार अधीरता इस बात का साफ संकेत है कि हम वर्तमान में नहीं जी रहे हैं, हम हमेशा भविष्य में पहुंचना चाहते हैं।
उस पल में जब प्रमोशन मिलेगा, जब वो भाषा सीख जाएंगे। जब वजन कम कर लेंगे। हाँ, और इस चक्कर में हम उस पल को खो देते हैं जो हमारे पास सच में है अभी। और चिंता भी शायद यहीं से पैदा होती है। बिल्कुल, चिंता भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचने से उपजती है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो इसका समाधान क्या है? अगर हमारा मन मतलब स्वाभाविक रूप से भविष्य की ओर भागता है, तो उसे वर्तमान में कैसे टिकाएं? इसका समाधान है अपने विचारों के प्रति जागरूक होना। जागरूक होना मतलब उन्हें सिर्फ एक दर्शक की तरह देखना, उनमें उलझे बिना। जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आसमान अपनी जगह स्थिर रहता है। हमें बादल नहीं बनना है जो भावनाओं के साथ बह जाए। हमें आसमान बनना है जो शांति से उन विचारों को आते जाते देखे। ये अभ्यास से ही संभव है। हाँ, और लेखक की माँ की एक सलाह यहाँ बहुत सही बैठती है। तुम्हें इन विचारों को बार बार दोहराते रहना होगा, वरना जिंदगी इन्हें तुमसे छीन लेगी। यानी सकारात्मक सोच भी एक अभ्यास है। हाँ, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एक तरह की दार्शनिक शांति। लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर। मान लीजिए कि मेरे ऊपर काम का दबाव है, डेडलाइन सर पर है और तनाव बहुत ज्यादा है। उस वक्त मैं आसमान और बादल के बारे में कैसे सोचूं? हम इन विचारों को व्यवहार में कैसे लाएं? ये सबसे जरूरी सवाल है। और किताब सिर्फ दर्शन पर नहीं रुकती, वो हमें कुछ ठोस तकनीकें भी देती है। सबसे पहली और बुनियादी चीज है जागरूकता, यानी अवेयरनेस। अवेयरनेस। स्टर्नर कहते हैं कि आप उसे नहीं बदल सकते जिसके बारे में आप जानते ही नहीं। हमें खुद का एक बाहरी प्रशिक्षक बनना होगा जो बिना किसी जजमेंट के बस हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को देखे। और इस जागरूकता को अभ्यास में लाने के लिए लेखक 4S शब्दों का एक फॉर्मूला देते हैं। हाँ, द 4S वर्ड्स: सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट और स्लो। सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट और स्लो। हाँ। किसी भी बड़े और मुश्किल काम को लीजिए। मान लीजिए एक 20 पेज की रिपोर्ट लिखनी है, उसे छोटे और सरल हिस्सों में बांटिए, सिंप्लीफाई एंड स्मॉल। जैसे पहला हिस्सा, सिर्फ रिसर्च करना। ठीक है। फिर तय कीजिए कि आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट शॉर्ट इस पर काम करेंगे। और सबसे जरूरी, जब आप काम कर रहे हो तो उसे जानबूझकर धीरे धीरे स्लो करें। रुकिए, ये स्लो वाली बात पर थोड़ा और रुकते हैं। ये आज की दुनिया के बिल्कुल खिलाफ है। मेरा तो पूरा जीवन जल्दी करो और काम निपटाओ के सिद्धांत पर चला है। मुझे ये समझने में मुश्किल हो रही है कि धीमा होकर काम बेहतर और जल्दी कैसे हो सकता है। ये विरोधाभासी लगता है, पर मनोविज्ञान के नजरिए से ये बहुत शक्तिशाली है। जब हम तेजी से काम करते हैं तो हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग मोड में होता है। हम काम भी कर रहे होते और साथ ही डेडलाइन और नतीजों की चिंता भी। जिससे गलतियां होती हैं, तनाव बढ़ता है। बिल्कुल, और हमें बार बार सुधार करना पड़ता है। इसके विपरीत जब हम जानबूझकर धीमे होते हैं तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ उस एक काम पर होता है जो हमारे सामने है। हम फ्लो स्टेट में चले जाते हैं। एकदम सही। हमारा काम ज्यादा सटीक होता है और क्योंकि गलतियां कम होती हैं तो अंत में समय बचता है। ये रेस के उस खरगोश और कछुए की कहानी जैसा है। ठीक है, ये समझ में आता है। तो ये 4S एक तरीका हो गया। किताब में एक और तकनीक का जिक्र है, DOC तकनीक। ये क्या है? DOC का मतलब है डू, ऑब्जर्व, करेक्ट। करो, देखो, सुधारो। हाँ, ये सीखने की प्रक्रिया को भावनाओं से अलग करने का एक शानदार तरीका है। इसका जादू ऑब्जर्व यानी देखने वाले हिस्से में है। मान लीजिए एक तीरंदाज निशाना लगाता है और तीर चूक जाता है। ठीक है। अब उसके पास 2 रास्ते हैं। पहला, निराश होना, गुस्सा करना, खुद को कोसना, मैं कितना बुरा हूं। ये एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है। और दूसरा रास्ता DOC है। हाँ, दूसरा रास्ता है बिना किसी भावना के सिर्फ देखना, यानी ऑब्जर्व। तीर कहाँ लगा, हवा किस तरफ बह रही थी, क्या मैंने सांस रोक कर रखी थी। मतलब एक वैज्ञानिक की तरह डेटा इकट्ठा करना। बिल्कुल, और इस डेटा के आधार पर अगली बार के लिए सुधार करना, यानी करेक्ट। ये मैं नाकाम हो गया वाली सोच को मेरा ये प्रयास नाकाम रहा मैं बदल देता है, जो एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। ये हमारे अहंकार को प्रक्रिया से बाहर निकाल देता है। सही पकड़े हैं। और ये हमारी आदतों से जुड़ा हुआ है। स्रोत यही कहते हैं कि हमारी जो भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं, जैसे ट्रैफिक में फंसकर गुस्सा होना, वो और कुछ नहीं, बस सीखी हुई आदतें हैं। हाँ, और ये विचार बहुत सशक्त करने वाला है कि हम अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं। हम उन्हें बदल सकते हैं। सही कहा। जागरूकता हमें चुनाव करने की शक्ति देती है।
जब हम अपनी अधीरता या निराशा को एक आदत के रूप में पहचानते हैं तो हम उसे बदलने के लिए पहला कदम उठा चुके होते हैं। तो DOC और 4S शब्द इसी प्रक्रिया में हमारी मदद करने वाले औजार हैं। हाँ, जो हमें धीरे धीरे नई, ज्यादा शांत और असरदार आदतें बनाने में मदद करते हैं। तो ये नजरिया सिर्फ गिटार सीखने या रिपोर्ट लिखने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जीवन के हर पहलू, यहाँ तक कि हमारे रिश्तों पर भी लागू होता है। लेखक ने बच्चों से सीखने की बात की है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। बच्चे हमेशा वर्तमान में जीते हैं। हाँ, उनके लिए सफर ही मंजिल है। बिल्कुल। किताब में पोगो स्टिक वाली कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। लेखक की बेटी पोगो स्टिक पर कूदना सीखने की कोशिश कर रही थी और बार बार गिरकर निराश हो रही थी। लेखक ने उसे समझाया कि गिरने और फिर से कोशिश करने की प्रक्रिया ही असली खेल है। जिस पल उसने गिरने को नाकामी समझना बंद कर दिया, उसने कूदना सीख लिया। एकदम। यहाँ एक आपसी सीख की बात भी है। वयस्क बच्चों के वर्तमान में जीने के अंदाज से सीख सकते हैं और बच्चे वयस्कों के अनुभव और धैर्य से। हाँ, और ये बात भी बहुत सोचने पर मजबूर करती है कि हम हर पल कुछ ना कुछ अभ्यास कर ही रहे हैं। सवाल बस ये है कि किस चीज का। ये 100% सही है। अगर हम हर रोज ट्रैफिक में चिड़चिड़ाने का अभ्यास कर रहे हैं तो हम उसी में माहिर हो जाएंगे, और अगर हम गहरी सांस लेकर शांत रहने का अभ्यास कर रहे हैं तो हम उसमें बेहतर होंगे। चुनाव हर पल हमारा है। हाँ, कि हम अपने दिमाग को किस दिशा में प्रशिक्षित कर रहे हैं। ये किताब हमें उन आदतों को जानबूझकर बनाना सिखाती है। किताब का एक हिस्सा संकट के समय हमारी बदलती प्राथमिकताओं पर भी बात करता है। जब जीवन में कोई बड़ी मुश्किल आती है तो अचानक हमें एहसास होता है कि भौतिक चीजों की तुलना में हमारा स्वास्थ्य, हमारे रिश्ते और हमारा आंतरिक सुकून कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, संकट एक तरह से हमारे लिए सब कुछ साफ कर देता है। वो हमें याद दिलाता है कि जो चीजें हम बाहर इकट्ठा करते हैं, पैसा, शोहरत, सामान, वो अस्थायी हैं, लेकिन जो हम अंदर विकसित करते हैं, धैर्य, शांति, ज्ञान, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। जैसा कि किताब में कहा गया है, आप जो कुछ भी आध्यात्मिक रूप से हासिल करते हैं वो हमेशा के लिए आपका हिस्सा बन जाता है। ये एक ऐसी संपत्ति है जिसे दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि सच्ची महारत और संतुष्टि मंजिल पर पहुंचने की जल्दबाजी में नहीं है, बल्कि सफर को पूरे ध्यान और प्रेम से जीने में है। ये अपने विचारों के हाथ की कठपुतली बनने के बजाय अपने मन की गाड़ी का ड्राइवर बनने जैसा है। बहुत सुंदर कहा आपने। हर पल को एक अभ्यास की तरह देखना, सीखने और बेहतर होने का एक मौका। बिल्कुल। स्टर्नर इस बात पर जोर देते हैं कि हर स्थायी और मूल्यवान चीज में समय और प्रयास लगता है। ये हमारी आज की संस्कृति पर एक गहरा सवाल खड़ा करता है, जो हमें हर चीज तुरंत, इंस्टेंट चाहने के लिए उकसाती है। हम 2 मिनट में नूडल्स चाहते हैं, 1 दिन में सफलता चाहते हैं और 1 क्लिक में खुशी। सही कहा। ये किताब हमें उस दौर से बाहर निकलकर रुकने और प्रक्रिया की सुंदरता को देखने के लिए कहती है। तो अंत में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली क्या बात हो सकती है? अंत में सोचने के लिए एक विचार ये है, अपनी जिंदगी के किसी एक ऐसे क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आप बहुत ज्यादा नतीजों को लेकर परेशान रहते हैं, चाहे वो आपका करियर हो, कोई रिश्ता हो या आपकी सेहत। अब कल्पना कीजिए कि अगर आप उस क्षेत्र में नतीजे की चिंता को सिर्फ 1 महीने के लिए प्रक्रिया के प्रति प्रेम से बदल दें, तो आपके अनुभव और आपकी मानसिक शांति में क्या फर्क आ सकता है?